जब भी आप बैंक में जाते हो तो बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद बैंक आपको एक चेक बुक प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसमें से एक एक्चुअली एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक चेक लिया है। तो चेक कैसे भरना है उससे पहले हम जान रहे थे कि चेक में एग्जैक्टली कंटेंट क्या क्या होते हैं। एक्चुअली सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सीखने के लिए मज़ा आएगा आपको। तो चलो फिर पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है। यहाँ पे चेक पे राइट हैंड कॉर्नर पे टॉप पे डेट का फॉर्मेट लिखा हुआ रहता है। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो तो जिस डेट को आप पेमेंट करते हो तो वो डेट यहाँ पे आपको लिखनी है, और इधर जैसे फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। लाइक डे पहले, देन बाद में मंथ, और फिर उसके बाद साल। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो भी डेट आप लिखते हो तो उस डेट से 3 मंथ्स तक इस चेक की वैलिडिटी रहती है। यानी कि 3 मंथ्स तक वो चेक आप यूज़ कर सकते हो। मतलब जो भी पेमेंट कर रहे हो या जो भी रिसिट रहेगी, मतलब जिस पर्पज़ से आपने ये ड्रॉ किया है वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे 3 मंथ्स ख़त्म हो जाएंगे तो ये चेक की कुछ भी यूज़ नहीं रहेगा। आपको एक नया फ्रेश चेक ड्रॉ करना पड़ेगा और आप ये चेक यूज़ नहीं कर सकते 3 मंथ्स के बाद। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि 3 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी रहती है। देन यहाँ पे बैंक का नाम रहता है और जो भी ब्रांच का एड्रेस है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने बहुत सारी चीज़ें रब कर दी है, तो यस यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। देन यहाँ पे आईएफएससी कोड आएगा। आईएफएससी कोड इज़ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, वो 11 डिजिट्स का रहता है। और जब भी आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो या पेमेंट करना चाहते हो तो यस ये आईएफएससी कोड मस्ट है। इसके विदाउट दिस आईएफएससी कोड आप एक बैंक से दूसरे बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एक्चुअली ये एक यूनिक कोड रहता है जो हर एक ब्रांच को अलॉट किया हुआ रहता है, अलॉट किया जाता है। मानो एक सिटी है, एक सिटी में एक बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस रहती है, तो वो कौन सी ये जो चेक है वो कौन सी ब्रांच का है वो ब्रांच आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे और आईएफएससी कोड लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब आईएफएससी कोड से आप किस बैंक की वो ब्रांच है या ये फाइंड आउट होता है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे पे लिखा हुआ रहता है। जिस व्यक्ति को या कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है, लेकिन नाम लिखते वक्त कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। दैट इज़ कि जैसे ये पे वर्ड ख़त्म हो जाता है उसके तुरंत आपको नाम लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उस व्यक्ति या कंपनी का। और नाम लिखते वक्त ये ध्यान में रखना कि 2 वर्ड्स के बीच में, शब्दों के बीच में ज़्यादा स्पेस ना छोड़े। स्टार्टिंग को भी स्पेस बिल्कुल मत छोड़िए। जैसे पे ख़त्म होगा नाम लिखना स्टार्ट कीजिए, और जैसे नाम लिख के पूरा होगा और कुछ लाइन बच जाएगी तो वहाँ पे सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिससे कि कोई भी यहाँ पे चेंज ना कर सके। ठीक है, और यहाँ आप जो भी नाम लिखने वाले हो तो पहले अगर आपको कंफर्म नहीं है कि उस व्यक्ति का उसके बैंक में क्या नाम है तो एक बार ज़रूर पूछना, लेकिन गलत नाम मत लिखना, क्योंकि अगर आप गलत नाम यहाँ पे लिखते हो तो ये चेक रिजेक्ट हो जाता है। तो इट इज़ बेटर कि जिसको आप पेमेंट कर रहे हो अगर उस व्यक्ति का बैंक में अकाउंट है तो पहले एक बार नाम कंफर्म कर लेना, फिर यहाँ पे डालना। सेकेंड थिंग, रुपीज़। यहाँ पे आप जिस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो वो जो अमाउंट है पेमेंट की, वो पेमेंट की अमाउंट यहाँ पे वर्ड्स में, शब्दों में आपको लिखनी है। और यहाँ पे भी और एक बात ध्यान में रखना कि रुपीज़ ये वर्ड जैसे ही ख़त्म हो जाता है उसके तुरंत बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है। और लिखने के बाद अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो येस वो अमाउंट ख़त्म होने के बाद ओनली लिखना, या हिंदी में लिख रहे हो तो सिर्फ लिखना, और मराठी में लिख रहे हो तो फक्त, मतलब जो भी है वो लिखना मत भूलना। और जैसे ही ये लाइन बच जाती है तो उधर सीधा एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे आपने ऊपर लाइन ड्रॉ की थी। जिससे अगर ये चेक मानो गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो जिसके हाथ में ये चेक आएगा वो इधर चेंज ना कर पाए। और यहाँ पे भी जितने की पेमेंट आप कर रहे हो यहाँ आपको अक्षरों में लिखना है, यहाँ स्क्वायर में आपको अंक में लिखना है। देन यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है। मानो आप अकाउंट नंबर भूल गए हो तो यस चेकबुक से आप अपना अकाउंट नंबर जो है वो लिख सकते हो।
अब बारी आती है ये चेक पे नीचे हुए जो भी बहुत सारे नंबर्स हैं उनकी। यहाँ पे टोटल 23 नंबर्स आपको दिखाई देंगे। अब जानते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ जो पहले जो 6 नंबर्स है वो सबको पता रहता है, जो चेक नंबर होता है, और जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लिए। ये जो चेक नंबर है, अगर कोई चेक गुम हो जाता है या हमको कुछ भी पेमेंट स्टॉप करनी रहती है तो ये चेक नंबर हमेशा यूजफुल रहता है। देन उसके बाद जो ये 9 डिजिट्स दिख रहे हैं वो होता है माइकर कोड, यानी कि MICR कोड, मैग्नेटिक लिंक करेक्शन रिकॉग्निशन कोड रहता है वो, जिसे चेक रीडिंग मशीन रीड करती है और बताती है कि ये जो चेक है वो किस बैंक से है, किस शहर से है और किस ब्रांच का है। ये जो 9 डिजिट्स है इसका बाइफर्केशन ऐसे है, यहाँ पे जो उसके ये 9 डिजिट में से जो पहले 3 नंबर्स है ये शहर का पिन कोड इंडिकेट करते हैं कि जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है। बाद में जो 3 नंबर्स है वो बैंक का यूनिक कोड रहता है, उससे पता चलता है कि ये किस बैंक का है। और ये जो तीसरे बाकी के जो ये बचे हुए 3 अंक है वो ब्रांच का यूनिट कोड है, जिससे कि पता चलता है कि ये जो चेक है वो किस ब्रांच का है। ठीक है, सो जब भी क्लियरिंग में चेक जाता है तो चेक रीडिंग मशीन ये जो MICR कोड है उसका रीड करती है, और वो रीड करने के बाद उसको पता चलता है कि ये जो चेक है वो जो भी अकाउंट होल्डर है उसका किधर बैंक अकाउंट है, कौन से बैंक है और किस ब्रांच का है। देन नेक्स्ट वन, ये जो 6 डिजिट्स है वो दैट इज अकाउंट ID विथ RBI। जब भी RBI के पास प्रोसेसिंग के लिए चेक जाता है तो ये नंबर्स हमें मदद करता है। और लास्ट जो 2 डिजिट बचते हैं दैट इज ट्रांजैक्शन कोड रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 9, 10 या 11 ऐसे कुछ कोड रहेंगे तो लोकल चेक के लिए रहते हैं, और अगर यहाँ पे 29, 30 या 31 रहेंगे तो वो एट पार चेक इंडिकेट करता है। तो आई होप चेक के जितने भी सारे कंटेंट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। और यस, यहाँ पे जो मैंने येलो में ड्रॉ किया है एक्चुअली दीज आर द 5 थिंग्स कि जहाँ पे आपको बहुत कंसंट्रेशन करना पड़ता है। मतलब जब भी आप चेक फिलअप करते हो तो ये 5 चीज़ें हमेशा ध्यान से आपको फिलअप करनी है। थोड़ी भी यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो यस, चेक रिजेक्ट हो सकता है और बाउंस भी हो सकता है। तो प्लीज़ ये बातें हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट अवेटेड सेक्शन की तरफ, यानी कि चेक कैसे फिलअप करते हैं। चेक से किसी को पेमेंट करते हो तो जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हो तो वो डेट यहाँ पे आनी चाहिए। मानो सपोज मैं 19 जुलाई 2020 को किसी को पेमेंट कर रही हूँ तो यहाँ पे वो डेट आएगी। और ध्यान में रखना ये जो चेक है वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने के बाद इसका कुछ भी यूज़ नहीं होता। और आप जिसको पेमेंट करना चाहते हो, जो पर्सन हो या कंपनी हो, उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए। सपोज मैं पे कर रही हूँ मेरी एक फ्रेंड को, मैं सपोज एक पेमेंट कर रही हूँ तो पे ये जो वर्ड है ये जैसे ख़त्म होता है तो उसको तुरंत बाद आपको उसका उस पर्सन का या कंपनी का जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम लिखना है। और जैसे आप उस पर्सन का नाम लिखते हो तो ये जो बाकी बची स्पेस है उसको उधर आपको एक लाइन खींचनी है पूरी। और सेम रुपीज़ के केस में भी जिस अमाउंट का आप पेमेंट कर रहे हो, रुपीज़ वर्ड जैसे ख़त्म होता है तो उसको उसके बाद आपको जो अमाउंट आप पे कर रहे हो वो वर्ड्स में लिखने हैं। मानो मैं 5000 का उसको पेमेंट कर रही हूँ, उसके बाद ओनली वर्ड लिखना मत भूलिएगा और जो बचे स्पेस है उस पर सीधा एक लाइन खींचिए। और इधर जितनी आपने अमाउंट डाली है वर्ड्स में उतनी सेम अमाउंट यहाँ पे नंबर्स में आएगी। यहाँ पे सेम रूल अप्लाई होता है। ये जो रुपीज़ के बाद ये जो डंडा आपको दिख रहा है उसके बाद कुछ भी स्पेस मत छोड़िए, डायरेक्टली उसके उधर वो 5000 रुपीज़ वैसे लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ साइन अबव का एक ये रहता है, उधर आपका नाम लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर आपको साइन करनी है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको चेक भरते समय फिलअप करनी है। ध्यान में रखना कि जो भी आप जिसको पेमेंट कर रहे हो पे के तुरंत बाद उसका नाम आना चाहिए और बाकी जो स्पेस है उसको आप एक सीधा लाइन खींचती है। सेम केस रुपीज़ के केस में भी अप्लाई होती है। ये इसलिए हम ऐसे करते हैं क्योंकि सपोज मानो चेक गुम हो गया तो जिसको चेक मिला वो ये इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये सेफ्टी के लिए रहता है हमेशा, या मतलब रुपीज़ में भी वो चेंज नहीं कर सकता और ना ही वो नाम के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये जो वाइट पट्टा दिखता है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। अब ये नॉर्मल चेक रेडी हो गया। इससे जो भी आप जिसको भी ये चेक पेमेंट कर रहे हो तो सीधा जाके बैंक में जाके इस चेक को कैश करवा सकता है। अगर मानो किसी ये चेक गुम हो गया तो जिसको ये चेक मिलेगा वो सीधा बैंक में जाके इसको कैश करवा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की रहता है। और अगर मानो आप जिसको पेमेंट कर रहे हो उसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है या पैसे चेक से जमा करना है तो आप सीधा यहाँ पे 2 क्रॉस लाइन खींच दीजिए और आप उसमें अकाउंट पे या खाता धारक को ऐसे भी करके लिख सकते हैं। और ये जो है ये बहुत सेफ रहता है। अकाउंट पे या सिर्फ 2 क्रॉस लाइन खींचने से या खाता धारक को ऐसे वो क्रॉस लाइन के बीच लिखने से जिसको आप पेमेंट कर रहे हो सिर्फ उसके अकाउंट में ही वो पैसे जाएंगे। अगर मानो चेक गुम भी हो गया तो भी इतना घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने 2 क्रॉस लाइन खींची है। सो जिसका अकाउंट है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसके अकाउंट में ही वो चेक ट्रांसफ़र होने वाला है। तो ये जो है वो बहुत सेफ मोड रहता है। और जब भी आप अकाउंट पे ही लिखेंगे तो यहाँ पे धारक और बेरर जो है वो आपको रब करना पड़ेगा, ठीक है। और सपोज मानो आपको कुछ बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो जैसे आप इधर उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसके तुरंत बाद आप अकाउंट नंबर जो भी है वो उसका लिख सकते हो। और जो भी है मोस्टली ट्राई कीजिए कि चेक पे ओवर राइटिंग ना हो, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गई तो चेक रिजेक्ट भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो भी चेक के कंटेंट क्या होते हैं से लेकर चेक नॉर्मली कैसे फिलअप किया जाता है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, और जब भी हम चेक की पेमेंट करते हैं तो अकाउंट पेई और बेयरर ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कैसे फॉलो करनी चाहिए चेक लिखने के बाद, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। एक्चुअली चेक के बारे में देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कि चेक के टाइप्स कैसे होते हैं, चेक से हम पैसे कैसे विड्रॉ करते हैं, सेल्फ चेक से कैसे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, देन कैंसल चेक क्या होता है, चेक की क्लियरिंग कैसे होती है, ये सारी बातें मैं अलग अलग वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर एक ही वीडियो में कवर करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता था। तो येस, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन ईच टॉपिक। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल की जो भी नई कुछ वीडियो में डालूँ तो उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और आपके कुछ भी सजेशंस रहेंगे इस वीडियो के ऊपर या डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। तब तक सीखते रहो, सिखाते रहो। रेशमा सेज बाय।